नमस्कार बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज धौरीमन्ना के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की विषय वस्तु एवं उद्देश्य एवं बाकी अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसके साथ में मानव भूगोल का क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है? आखिर मानव भूगोल के अंतर्गत क्या विषय वस्तु है? जो विषय वस्तु है वो उद्देश्य से संबंधित होती है। तो विषय वस्तु क्या है वह हम पता लगा सकते हैं जब हम ये पता लगा दें कि मानव भूगोल के उद्देश्य क्या है। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव के क्रियाकलापों तथा उनका भौतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। मानव के प्रयत्नों का भौतिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा मानव ने अपने भौतिक वातावरण के साथ किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया है। इन विषयों की जानकारी कराना कि दोनों पक्षों में क्या व कैसा संबंध है और मानव द्वारा कैसे अनुकूलन एवं परिवर्तन लाए गए हैं आदि बातें ही मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य होता है। प्रोफेसर ब्लास ने विडाल डी लाप्लास ने, जिसका हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि जिन्होंने संभववाद की जो विचारधारा है, संकल्पना है, उसका प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर ब्लास ने कहा है कि मानव भूगोल के उद्देश्यों के बारे में बताया है कि पृथ्वी पर मानव का प्रभाव और उसके धरातल पर दीर्घकाल से मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों व क्रियाकलापों का अध्ययन ही मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ने जो क्रियाएं की हैं, जो क्रियाकलाप किया है, उससे पर्यावरण को पृथ्वी पर किस तरीके से परिवर्तन आया है, जो मनुष्य और वातावरण के बीच में जो सामंजस्य है, अनुकूलन है, समायोजन है, उससे किस सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण हुआ है, वह सभी वह जो भौगोलिक स्वरूप में जो अंतर आता है, जो परिवर्तन आता है, उन सभी का अध्ययन करना मानव भूगोल का प्रथम या प्रमुख उद्देश्य है। प्रोफेसर ब्रुन्स, जो कि बहुत ही संभववाद के एक प्रबल समर्थक थे, उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल के उद्देश्य अन्य विषयों की भांति मानव भूगोल तथ्यों का वर्गीकरण करता है और इनका तुलनात्मक निरीक्षण करता है। अर्थात बाकी विषयों की भांति ही मानव भूगोल जो है, जो तथ्य हमें पृथ्वी के ऊपर प्राप्त होते हैं, जो बातें, जो जानकारियाँ, जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं कि आखिर वह वहाँ पर ऐसा क्यों है, किस कारण से है। इस कारण की खोज करना मानव भूगोल का उद्देश्य है, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी तथ्य हमें पृथ्वी के ऊपर पाए जाएंगे, उसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच की जो अंतर्क्रियाएं हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होने से संबंध पाया जाता है। यूँ यदि सारांश में हम मानव भूगोल के उद्देश्यों की बात करें तो वह निम्न प्रकार हैं। मानव और वातावरण के बीच संबंध, अनुकूलन एवं परिवर्तन, प्रादेशिक समायोजन एवं व्यवस्थापन, अर्थात प्रादेशिक विभिन्नताओं को जन्म देने में मानव का वातावरण के साथ अंतर्क्रिया। तीसरा, मानव को भौगोलिक कारक मानना। चौथा, मानव समूह द्वारा अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का प्रयोग व प्रभाव। और पांचवा, व्यक्तिगत मानव का अध्ययन न करके मानव वर्गों या समूहों का अध्ययन करना। तो ये 5
प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत हम मानव भूगोल की विषय वस्तु को समझ सकते हैं, जिसमें पहला ये है जो बताया गया है, उसमें है कि अलग अलग वातावरण में किस तरीके से मनुष्य ने अपने आप को ढाला है, अपने आप में परिवर्तन किया है या वातावरण में परिवर्तन किया है, किस तरह से उसके शारीरिक सांस्कृतिक गतिविधियों में अंतर आया है। और वो अनुकूलन, वो समायोजन और वो परिवर्तन ही मानव भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य है। जैसे हम बात करें कि अलग अलग जलवायु प्रदेशों में मनुष्य ने, चाहे वो शीतोष्णकटिबंधीय तृण क्षेत्र हो, चाहे वो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेश हो, चाहे वो मानसूनी प्रदेश हो, चाहे वह भूमध्य सागरीय प्रदेश हो, चाहे वह उष्णकटिबंधीय तृण क्षेत्र हो या आर्कटिक क्षेत्र हो, टंड्रा क्षेत्र हो, इन सभी में, या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र हो, इन सभी जलवायु प्रदेशों में मनुष्य ने अपने आप को किस तरीके से ढाला है, अपने सांस्कृतिक परिवेश में क्या अंतर लाया है, अपनी आर्थिक क्रियाएं, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, सामाजिक राजनीतिक जो परिवेश हैं, उसमें उस वातावरण का क्या प्रभाव है, और मनुष्य ने उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को कैसे किया है, क्या बदलाव लाए हैं, उससे उसके सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण होता है। और जलवायु के अनुसार अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेश हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक ही तरह के जलवायु प्रदेश में अलग अलग सांस्कृतिक परिवेशों या सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण हो सकता है। तो ये मनुष्य और प्रकृति के बीच के समायोजन, अनुकूलन और अंतरक्रिया का ही परिणाम होता है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है कि प्रादेशिक समायोजन एवं व्यवस्थापन, अर्थात प्रादेशिक विभिन्नताओं को जन्म देने में मानव का वातावरण के साथ अंतरक्रिया। वो पहले ही स्पष्ट है कि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। आखिर उन प्रादेशिक क्षेत्रों का विभिन्नता का क्या कारण है? उसमें भौगोलिक कारक भी होते हैं और मानवीय कारक भी होते हैं। उन मानवीय कारकों और भौगोलिक कारकों के संयोजन, अंतरक्रियाओं के द्वारा एक ऐसे भूदृश्य का निर्माण होता है, एक ऐसे प्रदेश का निर्माण होता है, एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जिसकी अलग एक विशिष्टता होती है और अलग पहचान होती है। चाहे हम जैसे मारवाड़ की बात करें, चाहे मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ और मारवाड़ की भूदृश्य बहुत भौगोलिक स्वरूप में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ के दोनों प्रदेशों में की रहन सहन में, वेशभूषा में, खान पान में भी अंतर है, और दोनों का एक संस्कृति में भी अंतर है, एक सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है। तीसरी बात करें तो मानव को भौगोलिक कारक मानना। मानव भूगोल ये मानता है कि मानव निष्क्रिय नहीं है, बल्कि मानव एक भौगोलिक कारक है, एक विशिष्ट एक ओहदा या एक कारक के रूप में, एक सक्रिय कारक के रूप में वो प्रकृति में अपना कार्य करता है। चौथे में यह जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत मनुष्य समूह द्वारा अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का प्रभाव करता है। कि मानव समूह कहीं पर भी बसते हैं, बसावट होती है, तो वह अपने जीवनापूर्ति के लिए, अपने सामाजिक उद्देश्यों से, आर्थिक उद्देश्यों से, सांस्कृतिक विकास के लिए और अपने जैविक उद्देश्यों से, विभिन्न उद्देश्यों के लिए वातावरण, भौगोलिक स्वरूप का, वहाँ की वनस्पति का, वहाँ के जलवायु का अपने हित के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर अलग अलग आर्थिक क्रियाओं का प्रचलन होता है, अलग अलग तरह की वेशभूषा का प्रचलन होता है, अलग अलग वहाँ की राजनीतिक स्थिति होती है। पांचवा हम बात करें तो मानव भूगोल जो अध्ययन करता है मानव का,
वह एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि समूहों का अध्ययन होता है, क्योंकि वह सांस्कृतिक विरासत, एक सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन करता है या क्षेत्र विशेष का अध्ययन करता है, जिसका निर्माण मानव समूहों का प्रकृति के साथ जो समायोजन होता है उसके अनुसार होता है। तो मानव प्राकृतिक भूदृश्य का प्रयोग करता है तथा उसमें सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण दोनों के साथ ही मानव अपनी पारिस्थितिकीय अथवा वातावरण समायोजन करता है। मानव का वातावरण के साथ विभिन्न प्रदेशों में वातावरण समायोजन की विभिन्नताओं को बताना मानव भूगोल का परम उद्देश्य है। मानव का वातावरण के साथ विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार से समायोजन है, उन समायोजन करने की जो तरीके हैं, जो एडजस्टमेंट करने के तरीके हैं, जो अंतर्क्रिया करने के जो तरीके हैं, उनमें सांस्कृतिक रूप आधार पर विभिन्नताएं हो सकती हैं, क्योंकि मानव समूहों की सांस्कृतिक अलग अलग होगी, उनका विकास का अलग अलग चरण होगा, उनके भौगोलिक जो स्वरूप है उनके आसपास का, उसके अनुसार उसकी संस्कृति बदल सकती है, वेशभूषा बदल सकती है, खान पान बदल सकता है, और खान पान के अनुसार ही, वेशभूषा के अनुसार ही बाद में भौगोलिक स्वरूप बदल सकता है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव की कार्यप्रणाली, तकनीकी विकास, आवश्यकताओं में परिवर्तन आदि के कारण वातावरण के साथ उसके संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। इसका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत होता है। तो ये सभी जो विषय वस्तु है, यही जो मानव भूगोल के मुख्य प्रमुख उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और यही इसके विषय वस्तु को तय करते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो मानव भूगोल का बाकी अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे क्या संबंध है। जैसे इतिहास की बात करें, नृतात्विक विज्ञान की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, राजनीति शास्त्र की बात करें, तो ये सभी जो सामाजिक विज्ञान हैं जो मानव समाज से जुड़े हुए हैं और मानव समाज के कुछ पहलुओं का ही अध्ययन करते हैं, वो मानव भूगोल से तो निश्चय ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि मानव जो एक सामाजिक प्राणी है वो अपने कार्यों से वातावरण को प्रभावित करते हुए समाज से संबंध स्थापित करता है। उनके इस संबंधों ने अनेक सामाजिक विज्ञानों का महत्व बढ़ाया है, बल्कि और बढ़ाने के साथ साथ में उनसे संबंध भी स्थापित किया है। जैसे बात करें हम मानव भूगोल और इतिहास की, तो मानव भूगोल और इतिहास के बीच में प्रगाढ़ संबंध है, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास क्या है। इतिहास एक गतिशील भूगोल है। इतिहास समय का शास्त्र है और भूगोल जो है वह पृथ्वी का शास्त्र है। भूगोल स्थान का विज्ञान है तो इतिहास समय का विज्ञान है। इतिहास विभिन्न समय पर घटित होने वाली मानवीय घटनाओं का वर्णन करता है, तो मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली मानव संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। तो इतिहास समय के अनुसार जो मानव से संबंधित घटनाएं होती हैं उनका वर्णन करता है, क्योंकि मानव भूगोल ने मनुष्य को एक प्रमुख कारक के रूप में, परिवर्तन करने वाले कारक के रूप में, भौगोलिक कारक के रूप में स्थान दिया है। तो वह उन कारकों, मानव कारक और भौगोलिक कारकों के बीच में जो अंतर्क्रियाएं होती हैं, उनसे जो परिवर्तन आता है समय के अनुसार, उसका अध्ययन करना ही इतिहास का प्रमुख उद्देश्य है। और मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली
मानव संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। बात करें मानव भूगोल और अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग का अध्ययन है। भूगोल इन प्राकृतिक संसाधनों पर भौतिक व मानव वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करेगा और भूगोल इन प्राकृतिक संसाधनों पर भौतिक व मानव वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। कब कौन सी वस्तु जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई है मानव के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन जाती है, यह मानव भूगोल निश्चित करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप बात करें तो मोनाजाइट रेत, जो कि किसी समय में केरल के तटों पे जो विशेष बहुलता में पाई जाती है, उसको एक बेकार माना जाता था, उसका कोई उपयोग नहीं माना जाता था। उसको जब तक कि हमें उसका उपयोग पता नहीं था, उसके जिन चीज़ों से वो बनता है उसके संगठकों का हमें अध्ययन नहीं था, हमें पता नहीं था। लेकिन जब पता चला, जब अणुशक्ति का निर्माण हुआ और उसके उसे एक जो मोनाजाइट रेत है उसमें थोरियम की मात्रा का पता चला, तो उसे एक अणु खनिज के रूप में, एक प्रमुख उत्पाद के रूप में, एक संसाधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आज जैसे जैसे मनुष्य ने तकनीकी विकास किया है, नए नए ज्ञान को बढ़ाया है, अपने ज्ञान बौद्धिक कौशल को बढ़ाया है, वैसे वैसे उसके संसाधनों की सूची में परिवर्तन आया है और नई चीज़ें संसाधनों के रूप में उपलब्ध हुई है, उनका महत्व बढ़ा है। मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र की बात करें तो राजनीति शास्त्र राज्यों का अध्ययन है, जबकि राज्य विशेष भौगोलिक वातावरण की देन है। वही राज्य सशक्त होता है जो भौगोलिक दृष्टि से सशक्त होता है। जिस राज्य में वातावरण और मानव के बीच अनुकूल संबंध होता है वह राज्य समृद्धि की ओर बढ़ता है। राज्य की नीति सदैव उसके उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। निश्चित ही कि किसी राज्य के समृद्धिशाली शक्तिशाली होने के पीछे उसके उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, मानव संसाधनों का विशेष योगदान है। जैसे जैसे मानव बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से विकसित होगा, नए नए खोज होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, तो उस राज्य की जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, उनके उपयोग की तरीके भी नए सामने आएंगे और उस तरीके से वो राज्य एक समृद्धिशाली, एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। तो भूगोल, भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक संसाधन और मानव संसाधन और मानवीय विकास, ये दोनों ही जब आपस में अंतर्क्रियाएं करके, समायोजन करके एक सशक्त और शक्तिशाली राज्य का, समृद्धिशाली राज्य का निर्माण करते हैं। और राज्य की नीतियाँ, चाहे वो विदेश नीति हो, राज्य की जो विकास की जो राह है, उसकी जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं, उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो संबंध हैं, उन सभी पर भौतिक स्वरूप का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जो राज्य चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, जिसके बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो, वह निश्चित ही शक्तिशाली होकर उभरता है। मानव भूगोल और समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र मानव समाज का विस्तृत अध्ययन है। वह सांस्कृतिक वातावरण का विश्लेषण करता है, जबकि मानव भूगोल मानव और उसकी भौतिक वातावरण के
संबंधों का अध्ययन करता है। ये संबंध मानव के लिए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो समाजशास्त्र मानव समाज का ही विस्तृत अध्ययन है। मानव भूगोल मानव और उसके जो भौतिक वातावरण हैं उसके बीच के जो सामंजस्य हैं, जो अंतर्क्रियाएँ हैं, जो संबंध हैं, उनका अध्ययन करता है। तो मानव समाज का जो निर्माण होगा वो मानव समाज का निर्माण मानव और प्रकृति के बीच के अंतर्क्रियाओं से ही होगा। किस तरह का समाज का निर्माण होगा? समाज का निर्माण उसके राजनीतिक परिवेश, उसके आर्थिक स्वरूप, उसके सांस्कृतिक स्वरूप के आधार पर निश्चित होगा और यह मानव और भौगोलिक वातावरण के बीच के सामंजस्य पर निर्भर करेगा। अगले सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव भूगोल व सैन्य शास्त्र की बात करें तो राज्यों की स्थिति, सीमाओं, विस्तार, भौगोलिक संसाधनों, जनसंख्या एवं सुरक्षा का अध्ययन मानव भूगोल व सैन्य शास्त्र दोनों ही विज्ञानों में किया जाता है। बहुत आवश्यक है। सैन्य शास्त्र चूँकि आज कोई भी राज्य यदि समृद्धिशाली होना चाहता है तो उसके सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। उन सीमाएं का पर भौगोलिक स्वरूप का क्या प्रभाव है, भौगोलिक स्वरूप किस तरीके से उनकी सीमाओं को पाबंद एकदम मजबूत बनाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय है जो कि इसको एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार से दक्षिण में महासागर से घिरे हुए होने के कारण भी एक सुरक्षा का माहौल रहता है। वहीं जो रेगिस्तानी इलाका है वो असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। तो भौगोलिक स्वरूप का भी सैन्य शास्त्र में बहुत महत्व है और सैन्य शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं कि लड़ाइयाँ ज़मीन पे लड़ी जाती हैं, तो ज़मीन पर लड़ी जाती हैं तो आपको भौगोलिक स्वरूप का पता होना चाहिए और भौगोलिक स्वरूप का पता होना चाहिए और वहाँ के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश का पता होना चाहिए। ये सभी आपकी सैन्य नीति को सफल बनाने में बहुत योगदान करता है और मानव भूगोल इन्हीं परिवेश का, सांस्कृतिक स्वरूप का, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश का अध्ययन करने में मदद करता है। अगले सामाजिक विज्ञान के रूप में नृतात्मिक शास्त्र और मानव भूगोल के बीच का संबंध की बात करें। नृतात्विक शास्त्र एंथ्रोपोजियोग्राफी। नृतात्विक शास्त्र मानव प्रजाति के प्रादुर्भाव से लेकर उसके सभ्यता एवं संस्कृति का विशद अध्ययन करता है। मानव प्रजाति जो धीरे धीरे विकसित हुई, जिसमें अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ और आज होमो सेपियंस के रूप में हमारी प्रजाति चारों सभी जगह विश्व में फैली हुई है। लेकिन ये मानव प्रजाति का जो आज विकास है वह कई चरणों में हुआ है। तो मानव प्रजाति के प्रादुर्भाव कहाँ से मानव प्रजाति का विकास शुरू हुआ, सबसे पहले मानव कहाँ उत्पत्ति हुई, वहाँ से वो पूरे विश्व में कैसे फैला, उसका अध्ययन और अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ, वह सभी नृतात्विक शास्त्र में पढ़ते हैं। भूगोल, मानव भूगोल भी प्रजातियों के प्रादुर्भाव, स्थानांतरण, विकास, शारीरिक या मानसिक रचना का अध्ययन करता है। तो जातियों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का आकलन भी मानव भूगोल में किया जाता। प्रजातियों पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो अलग अलग सांस्कृतिक का निर्माण क्यों हुआ, अलग अलग सभ्यताएं क्यों निर्मित हुई, उन सभ्यताओं के पीछे के जो भौगोलिक कारक हैं
उन भौगोलिक कारकों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का उद्देश्य रहा है, विषय वस्तु रहा है, और इस प्रकार वह नृतात्विक शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। आशा है विद्यार्थियों कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। आगे बाकी व्याख्यानों के साथ में फिर से आपके सामने आएंगे। तब के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको आगे और भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके पास में हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमसे साझा कर सकते हैं। थैंक यू।